कोई भी सरकार मुझे पुरस्कार दे या न दे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो कहूँगा वह सच कहूँगा, जनता के हित में बोलूँगा, राष्ट्र के हित में बोलूँगा। अगर कवि और न्याय दोनों झूठ बोलना शुरू कर दें तो वह देश जीवित नहीं रहेगा। लोकतंत्र अलगाववाद की भेंट चढ़ गया, बेवश जनता घोर जलालत झेल रही है। आजादी की पांचाली है लगी दांव पर, राजनीति संसद में जुआ खेल रही है। तोड़ने का चलन तो पुराना है, आओ हम जोड़ने की बात करें। हमारे साथ कमलेश राजहंस जी हैं। इन्हीं की कविता की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ आज हम ऊर्जांचल दस्तक पे जो हमारी ऊर्जा नगरी की खास एपिसोड है, उन एपिसोड में हम आज आप सभी को कमलेश राजहंस जी महान कवि हैं। इनका 45 साल का एक एक्सपीरियंस, ये कह लें कि 20वीं सदी से 21वीं सदी एक लंबा सफ़र तय किए हैं। आज इनसे जो है आप ऊर्जांचल वासियों को रूबरू करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऊर्जांचल दस्तक पे राजहंस जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने चैनल पर आने का मुझे मौका दिया। मैंने आप समय दिए, इसके लिए आपको आभार। पहला ये है कि कोई सवाल या जवाब करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपकी जो प्रसिद्ध कविता है, काफ़ी फेमस है, जो हमारी टीम ने रिसर्च किया तो ये कविताएं काफ़ी ट्रेंड में आज भी है, तो ये कविता चाहूँगा कि ऊर्जांचल वासियों को आप। अच्छा, जिस कविता से आपने शुरुआत किया वो 4 मिसरे हैं कि तोड़ने का चलन पुराना है, तोड़ने का चलन पुराना है, आओ हम जोड़ने की बात करें। और वतन पे जब प्रहार होता हो तो कफन ओढ़ने की बात करें। यही से आपने शुरुआत किया था। जी जी। तो आपन कवि की जब कविता साक्षात्कार होता है तो कविताएं तो हैं ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कविता लिखना कब प्रारंभ किया और ये कब लगा कि मुझे कवि ही बनना है। कविता लिखना कब प्रारंभ किया, ये मेरी जो विस्मृतियाँ हैं उसको आपने तरोताज़ा किया। दरअसल बात यह है कि मेरे कीर्तिशेष पूज्य पिताजी व्याकरण ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, इंडिया फेम के विद्वान थे, लेकिन उसके साथ साथ वह संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। और बाल्यावस्था पिताजी की गोद में ही मेरी बीती। वो संस्कृत श्लोकों की रचना करते थे और उनके श्लोकों से मैं बहुत प्रभावित होता था। मुझे वो सुनाते थे, मुझे रटवाते भी थे, और पिताजी के श्लोकों को मैं सुना। उसी दिन से हमारे मन में एक प्रेरणा ये जगी, मेरे मन में जो धारणा बनी, भावना पैदा हुई, वह बाल्यावस्था से ही पैदा हुई और उसी समय मैं कविता करना शुरू किया। मतलब राजनेताओं पे अटैकिंग मूड में रहते हैं राजहंस जी, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर कवि और न्याय दोनों झूठ बोलना शुरू कर दें तो वह देश जीवित नहीं रहेगा। और देश जीवित नहीं रहेगा। कवियों को झूठ बोलने का कोई अधिकार नहीं। आज हमारे भी यहाँ कवियों में 2 प्रकार की श्रेणी है, एक राजपोषित है, एक जनपोषित है। राजपोषित कवि जो है वह भांटों का काम कर रहा है, वो जो भी सरकार रहती है उस सरकार की प्रशंसा करता है, चाटुकारिता में उसकी कविताएं आगे बढ़ती हैं और केवल सम्मान पाने की लालच में है कि मुझे यश भारती मिल जाएगा, मुझे भारत भारती मिल जाएगा। पुरस्कारों की ओर एक वर्ग भाग रहा है और दूसरा वर्ग जो है वह हमारे जैसा बहुत कम है। हमारी तरह दूसरा वर्ग बहुत कम है। जैसे कि मैं धूमिल की परंपरा का कवि हूँ, मैं सूर्यकांत त्रिपाठी की परंपरा का कवि हूँ, मैं नागार्जुन की परंपरा का कवि हूँ, मैं दिनकर की परंपरा का कवि हूँ, मैं जन पोषित कवि हूँ, मैं राजपोषित कवि नहीं हूँ। और कोई भी सरकार मुझे पुरस्कार दे या न दे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो कहूँगा वह सच कहूँगा, जनता के हित में बोलूँगा, राष्ट्र के हित में बोलूँगा। यह मेरे कविता की धारणा है। इससे लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इससे मुझे कोई परवाह नहीं। जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई सरकार मुझे अवार्ड दे या ना दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सच है कि एक राष्ट्र के निर्माण या पतन में, अगर कह ले एक राष्ट्र के अगर प्रगति कर रहा है तो कभी भी समय समय पे अपना योगदान देते आ रहे हैं।
एक सवाल ये है कि जब हम आपका साक्षात्कार लेने आए तो कई ऐसे साथी हमें ये कहा कि भगत ये कविता ज़रूर कहिएगा, ये कविता काफ़ी फेमस है, मैं चाहूँगा कि 4 लाइन आप हमारे ऊर्जांचल दस्तक। ऐसा है कि कविता तो बहुत लंबी है और भगत सिंह मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जो देश अपने शहीदों को याद रखता है उस देश की बहुत बड़ी उन्नति होती है। तो मैं तो शहीदों के नक्शे कदम पर चलता हूँ। और जो भगत सिंह का पत्र आपने कहा, ये बड़ी लंबी कविता है मेरी, और इस कविता को जीवंतता दी है भगत सिंह ने खुद मेरी आत्मा में बैठ करके। लेकिन इस कविता की जो कुछ पंक्तियां उपसंहार की मैं आपको सुना रहा हूँ। अंत में भगत सिंह अपने पत्र में लिखता है, ओ मेरे देश के सत्ता लोलुप लखैरों, ओ मेरे देश के सत्ता लोलुप लखैरों, करोड़ों चिताएं एक साथ जले हम सह लेंगे। देश कंगाल हो जाए सच्चे देशभक्त दुष्कंटकों के बीच रह लेंगे। लेकिन वतन की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वालों को, तिरंगे की ओर मशाल की लौ बढ़ाने वालों को, वंदे मातरम न गाने वालों को, अगर तुमने सुरक्षा चक्र पहनाया तो स्वर्ग की दीवार फांद कर एक बार फिर आऊंगा। तुम्हारे जिस्मों का एक एक बूंद लहू गारूंगा। जिस तरह सैंडर्स को मारा था उसी तरह गिन गिन कर तुम सबको कुत्तों की मौत मारूंगा। देश के गद्दारों, तेरे लिए आने वाले वक्त का कहर भेज रहा हूं। मुझे आने के लिए मजबूर मत कर ले, मुझे आने के लिए मजबूर मत कर, आत्महत्या कर ले। शब्दों का जहर भेज रहा हूँ, 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 इन्होंने इनके साथ जो है अंत किया। एक सवाल ये है कि आप 80 के दशक से, हाँ, मैंने 77 से तो मैंने शुरू किया। जी तो भोजपुरी में मैं लिखता था। जी तो मेरे पितृ गुरु थे श्यामनारायण पांडे, जी तो मेरी कविता खूब सुनते थे। 79 में उन्होंने मेरी एक कविता है जो कि बहुत वायरल हुई है कविता पूरे पूर्वांचल में, पूरे भोजपुरी बेल्ट में, सैनिक की पाती। सैनिक की बात। जी, वो सैनिक की पाती हमारी ऐसी कविता है कि पूर्वांचल में जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग सैनिक की पाती मुझसे सुनते हैं। तो श्यामनारायण पांडे ने जब इस कविता को सुना तो श्यामनारायण पांडे ने जब इस कविता को सुना तो वो बड़े ही आह्लादित हुए और उन्होंने कहा कि बेटा कमलेश, आज से मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ और तुम्हारा नामकरण मैं करता हूँ। तुम कमलेश मिश्र लिखते हो, आज से मैं राजहंस नाम से तुम्हें बुलाऊंगा। और कमलेश राजहंस की उपाधि उनके मुंह से निकली। उसी समय से मैं कमलेश राजहंस के नाम से हिंदुस्तान में जाना जाने लगा। तो 80-81 तक मैं गुरुजी ने ये उपाधि दी है। 81-82 तक मैं बड़े मंचों का संचालन करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अखिल भारतीय हो गया था। आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ। जी भैया। पूर्वांचल ही नहीं वरन जैसा इन्होंने कहा ये इनका बड़प्पन है कि हमें पूर्वांचल के बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी अपनी समय समय पे हर जगह अपनी जो है कविताएं सुनाते हैं, जाते हैं। एक सवाल यही है उसी से जोड़ के है कि आप 80 के दशक से शुरुआत की, लगभग 42 साल का एक बहुत लंबा सफ़र है। आज तब की कविताएं की जो भाषा शैली थी, आज की जो कविताएं की भाषा शैली, आप इसमें कितना अंतर देखते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भैया ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले जो कवि हुआ करते थे वो लिखते भी थे और पढ़ते भी थे। मैंने जिन गुरुओं की कक्षा में बैठ करके उनके चरणों के नीचे मैंने शुरू किया, कविता शुरू की अपनी, वह कुछ और दौर था। डॉक्टर श्रीपाल सिंह खेम थे, रूपनारायण त्रिपाठी थे, दान बहादुर सिंह सूर थे, भारत भूषण जी थे। साथ मैंने कविता शुरू किया और वह एक अनुशासित दौर था। उस समय बड़े लोगों का लिहाज था, लेकिन उस समय से आज के इस दौर की कविता व्यावसायिक हो चुकी है। तो न वो कविता छंदोबद्ध है
और न उस कविता का कोई मूल्यांकन है। यह बात मैं बहुत ही कष्ट के साथ कह रहा हूँ। लेकिन लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, अश्लील से अश्लील साहित्य तक परोसे जा रहे हैं। फुहरता थोड़ी देखी जा रही है अभी के समय में। फुहरता थोड़ी नहीं देखी जा रही है, फुहरता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जो कि एक कवि के श्रीमुख से ऐसी बात सुनाई नहीं देनी चाहिए, इसमें सरस्वती का अपमान होता है। लेकिन क्या करें भाई, जैसी हवा चलती है उसके अनुरूप आदमी को भी उड़ना पड़ता है। उसी हवा के साथ मैं भी उड़ रहा हूँ। अब लोग मुझे जिस नज़रिया से भी देखें, लेकिन बहुत कुछ साधने की कोशिश मैं अपने को करता हूँ। उसी हवाओं के साथ मैं भी उड़ रहा हूँ, और उड़ते उड़ते ये कह लें कि बहुत लंबा सफ़र है इनका। और पूर्वांचल महान कवियों में नाम गिने जाते हैं। एक सवाल ये है, अंत में एक सवाल है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारे ऊर्जांचल दस्तक के माध्यम से आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि उनके भीतर जो क्षमता है उस प्रतिभा को उभारें। अगर कवि बनना चाहते हैं तो कवि के रूप में अपनी प्रतिभा उभारें, साहित्यकार बनना चाहते हैं साहित्यकार के तौर पर, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं टेक्नीशियन के तौर पर चाहते हैं उस फील्ड में वो काम करें। लेकिन भैया देश को ज़रूर देखें, देश को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप भटक जाएंगे ना तो पतन की सीमा कहाँ तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज देश की स्थिति बड़ी भयावह है और मैं उसको कह नहीं सकता, लेकिन कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। शायद इसी जगह पर मेरी बात खत्म भी होगी क्या? हाँ, एक संदेश देना चाहता हूँ समग्र देश के लिए कि लोकतंत्र अलगाववाद की भेंट चढ़ गया। लोकतंत्र अलगाववाद की भेंट चढ़ गया। लोकतंत्र अलगाववाद की भेंट चढ़ गया। बेवश जनता घोर जलालत झेल रही है। आजादी की पांचाली है लगी दांव पर। राजनीति संसद में जुआ खेल रही है। ऐसे में यदि कलमकार की कलम कहीं बिक जाएगी, भूषण और दिनकर की छाती में दरार पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी। आपने मुझे अपने कैमरे के सामने समय दिया और कहना बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन क्या कहूँ, बस इतना देश वालों के लिए एक ही संदेश है कि अपना स्वार्थ न देख करके देश देखें। इसी में मेरा कल्याण है और सबका कल्याण है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार। ऊर्जांचल दस्तक पे आप समय दिए, इस इतनी व्यस्तता भरी समय में आप हमें समय दिए। तो आप सुन रहे थे एक महान कवि, एक महान कलमकार कमलेश राजहंस जी को। ऊर्जांचल की ऊर्जा नगरी के खास एपिसोड में इतना ही। फिलहाल देख रहे ऊर्जांचल दस्तक। आगे आप बने रहिए, ऊर्जांचल के तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाता रहूँगा।